हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, जो है आपका स्थल युद्ध। इससे पहले मैंने समुद्री युद्ध और हवाई युद्ध के बारे में नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हूँ। आज मैं इसी में स्थल युद्ध लाया हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस कॉलेज से, किस जगह से देख रहे हैं। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट उठा पाएँ। जो स्टूडेंट लिखते हैं नोट्स, वो कृपया लिखिएगा, तभी याद रहेगा। 2-3 बार वीडियो सुन लेना एग्जामिनेशंस के टाइम, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा। अब हम लोग लैंड वार के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, जस्ट मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा भारत है। अगर हम लोग लैंड वार की बात करेंगे तो हमारा इधर है चाइना, ये है हमारा नेपाल, ये है हमारा भूटान और इधर है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, अभी तक हम लोग इतिहास में देखें अपना, तो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ है और हमारा चाइना के साथ हुआ है। समझ में आ रही बात? तो जो लैंड वार होता है, लैंड वार में मेनली जो है सो योद्धा होते हैं। योद्धा मतलब आर्मी, मिलिट्री, मतलब मैन जो है वो पैदल मार्च करके जो है सो प्रवेश करता है, वो युद्ध करते हुए अंदर घुसता है। ठीक है, मेनली लैंड का जो है सो यही है बेसिक्स। समझ में आ रही बात? तो मेन इसमें योद्धा और अयोद्धा का बात आएगा। ठीक है, एक योद्धा की बात आएगी, एक अयोद्धा की बात आएगी कि जब वार छेड़ता है दो कंट्रीज के बीच में, तो कुछ जो है सो डायरेक्टली जो है सो मैन जो है लोग जो है सो इन वार में सम्मिलित होते हैं, और कुछ जो है इनडायरेक्टली रूप से जो है वार में सम्मिलित होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो भूमिका बात करेंगे। नोट्स बहुत आसान लैंग्वेज में बनाया हूँ, 2-3 बार सुन लो, आराम से याद हो जाएगा। लिखना है, मेन पॉइंट्स लिख लेना और मेन पॉइंट्स को ही एग्ज़ाम में लिखना। चलिए मैं पढ़ते जाता हूँ, जो स्टूडेंट लिख रहे होंगे वो बढ़िया से लिख लेंगे। भूमिका की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: स्थल युद्ध, जल युद्ध और वायु युद्ध। जल युद्ध और वायु युद्ध मैंने पिछले वीडियोस में करवा चुका हूँ, अब स्थल युद्ध करवा रहा हूँ। लेकिन वर्तमान समय में जबकि विज्ञान की काफ़ी प्रगति हो चुकी है, 2 प्रकार के युद्ध का और भी विकास हुआ है। एक आपका है एटॉमिक वार, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने यूज़ किया, और एक है आपका बैक्टीरियोलॉजिकल वार यानी जीवाणु युद्ध। ठीक है, जीवाणु युद्ध। स्थल और जल युद्ध बहुत जमाने से चले आ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में वायु युद्ध का भी सहारा लिया गया, बल्कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, तो अंतिम समय में जापान ने 2 बड़े शहरों पर अणुबम फेंके थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जापान के दोनों नगर नष्ट हो गए। जीवाणु युद्ध का लड़ाकू जीवाणु अभी रूस और अमेरिका के प्रयोगशाला में बंद है। वे जीवाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, जिससे मानवता का संहार हो जाएगा। वस्तुतः युद्ध 2 सशस्त्र सेनाओं के बीच संघर्ष है। ठीक है, 2 सशस्त्र सेनाओं यहाँ बात कर रही है, मतलब आर्मी। ठीक है, सशस्त्र सेना, इधर से भी इधर पाक, इधर इंडिया, या फिर चाइना रख लीजिए, या फिर कोई भी देश रख लीजिए,
लेकिन सशस्त्र सेनाओं का, दो सशस्त्र सेनाओं के बीच का संघर्ष है, जिसमें प्रत्येक पक्ष का उद्देश्य अपनी पूरी ताकत से प्रतिपक्ष को पराजित करना होता है। अपने इस प्रयास में युद्धरत राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन कुछ नियमों का पालन करना होता है। वे नियम जो स्थल युद्ध के अंतर्गत युद्धरत राज्यों को स्वीकार करने पड़ते हैं, वे स्थल युद्ध के नियम के नाम से जाने जाते हैं। मतलब जो दो राष्ट्र जो है जो युद्ध कर रहा है, उनके लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि आपका, जब आप लैंड की ओर से युद्ध कर रहे हैं तो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर, स्थल युद्ध के नियम क्या है। स्थल युद्ध के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं और जिनका पालन अधिकांश राज्य करते आ रहे हैं का उल्लेख हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहला है योद्धाओं और अयोद्धाओं संबंधी नियम, लॉज रिगार्डिंग कॉम्बिटेंट्स एंड नॉन कॉम्बिटेंट्स। जैसे देखेंगे हम लोग, स्थल युद्ध में योद्धाओं और अयोद्धाओं के अंतर को जानना आवश्यक है। ठीक है, किसको हम लोग योद्धाओं बोलते हैं, किसको हम लोग अयोद्धा बोलते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेता है उसे योद्धा कहते हैं। ठीक है, योद्धाओं किसको बोलेंगे, पूरे टॉपिक को समझिएगा बढ़िया से। योद्धाओं किसको बोलेंगे, आर्मी पर्सन या मिलिट्री पर्सन, ठीक है, जो कि शस्त्र लेकर युद्ध में डायरेक्टली फाइट कर रहा है, उसको हम लोग योद्धा बोलेंगे। ठीक है, जैसे सेना और जो व्यक्ति युद्ध में शस्त्र लेकर लड़ते हैं। ठीक है, लड़ते हैं लिखिएगा, लड़ता है। लेकिन योद्धाओं को अपनी सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, उसे अयोद्धा कहते हैं। ठीक है, अब जो है सो ये आर्मी मिलिट्री को जो मदद कर रहा है इस युद्ध में लड़ने के लिए, उसको हम लोग अयोद्धा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, नर्स, क्लर्क, रसोईया, नौकर, मवेशी डॉक्टर इत्यादि। ठीक है, ये सब सारे लोग इनडायरेक्टली जो है इस युद्ध में है, जो मदद कर रहे हो उनको अयोद्धा बोलेंगे। और जो डायरेक्ट शस्त्र लेकर के जंगे मैदान में कूद गए हैं उनको हम लोग योद्धा बोलेंगे। आई होप योद्धा और अयोद्धा समझ में आया हो। तो इस क्रम में हम लोग पहले जो है सो योद्धाओं के संबंध में नियम देखेंगे। मतलब जो शस्त्र लेकर के डायरेक्टली वार में आया है उसके क्या नियम है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योद्धाओं के संबंध में नियम यह है कि उनकी हत्या कर देनी चाहिए। ठीक है, जो आर्मी मैन होते हैं उनकी हत्या कर देनी चाहिए, अर्थात युद्ध में योद्धाओं को मारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर युद्ध मैदान में कोई योद्धा जख्मी या घायल हो जाता है तो उसको मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर युद्ध भूमि में कोई योद्धा आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी हत्या नहीं की जा सकती, बल्कि उसे रहने के लिए मकान दिए जाएंगे और उनके जीवन की रक्षा की जाएगी। ठीक है, ये योद्धाओं के संबंध में नियम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अयोद्धा के संबंध में नियम। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह नियम परंपरा के रूप में चला आ रहा है कि किसी भी हालत में अयोद्धाओं को मारा नहीं जा सकता है और उन पर शस्त्र नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, योद्धाओं को जो है सो मारा जा सकता है। ठीक है, मारा जा सकता है, लेकिन अगर वो घायल हैं तो आप उसको नहीं मार सकते हैं, और अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया है तो भी आप उनको नहीं मार सकते, आप उनकी जान की रक्षा करते हैं। लेकिन अयोद्धा के संबंध में क्या है कि उनको किसी भी स्थिति में जो है सो नहीं मारा जा सकता, उन पर शस्त्र जो है वो चलाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ द रूल्स ऑफ लैंड वॉरफेयर, स्थल युद्ध के नियमों का विकास। कैसे कैसे करके स्थल युद्ध के नियम का विकास हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें आपका है, पहला है फ्रांसिस लीबर 1863। मैं बहुत रिसर्च करके ये नोट्स बनाया हूँ, कृपया आप लोग चैनल को सपोर्ट करो स्टूडेंट्स। ठीक है,
फ्रांसिस लीबर कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क में प्रोफेसर थे। स्थल युद्ध नियमों के निर्माण की दिशा में इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने वैध योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, वैध योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वैध योद्धा वे हैं जो उनका नेतृत्व उचित रीति से किया जाए। पहला चीज, वैध योद्धा किनको को बोला जाएगा? वैध योद्धा उनको बोला जाएगा जिनका नेतृत्व जो है वो उचित रीति से किया जाए। ये कुछ विशेष चिन्ह धारण करें, मतलब कुछ इनका साइन होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए जिनसे इनको पहचाना जाए, जिससे इन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। ये खुले रूप में शस्त्र धारण करें। ठीक है, खुले रूप में, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे क्या कहते हैं शस्त्र मारे, खुले रूप में कि हाँ हम शस्त्र के साथ हैं। और इनका युद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध के नियमों की प्रथाओं के अनुकूल हो। ठीक है, मतलब जो भी आपका युद्ध हो वो आपका जो प्रथा चलते आ रही है सदियों से, उसी आधार पर ये युद्ध लड़े। ठीक है, तो पहला आपका इस ग्रोथ के विकास के क्रम में सबसे पहला है आपका फ्रांसिस लीबर 1863, ये मेन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो आपका सेकंड है जिनेवा कॉन्वेंशन 1864। इस सम्मेलन के अनुसार युद्ध के समय रोगियों की गाड़ी, सैनिक अस्पतालों और अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को तटस्थ माना गया है, मतलब इनको मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, इनको तटस्थ माना गया है। सी है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 1868। इस घोषणा में कहा गया है कि दुर्बल व्यक्तियों के कष्ट को और अधिक बढ़ाने वाले अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब दुर्बल व्यक्तियों पर जो है वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुछ हथियारों के प्रयोग में सीमाएं लगाना था। विस्फोटक बुलेट पर प्रतिबंध लगाया गया है इस सम्मेलन में। नेक्स्ट है आपका हेग सम्मेलन। हेग कॉन्फ्रेंस और जिनेवा कॉन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थल में देख लीजिए, वायु में देख लीजिए, आप जल में देख लीजिए, तीनों में देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। हेग कॉन्फ्रेंस 1899 और 1907। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हेग सम्मेलन का विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत स्थल युद्ध की विधियों और परंपराओं का उल्लेख किया गया है। हेग सम्मेलन में युद्धरतों को परिभाषित किया गया है और स्थल युद्ध में विभिन्न साधनों के प्रयोग का निषेध किया है। जैसे, ठीक है, कौन कौन सा आप स्थल युद्ध में जो है चीज प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पहला है आपका जहरीले और कष्टदायक साधनों के प्रयोग पर प्रतिबंध, पहला चीज। दूसरा, दम घुटने वाली और जहरीली गैसों का प्रयोग, ये सब आप नहीं कर सकते हैं स्थल युद्ध में। नेक्स्ट है आपका शत्रु के साथ विश्वासघात या धोखा नहीं कर सकते हैं। चौथा है शत्रु राज्य के नागरिकों या सैनिकों के साथ विश्वासघात करके उन्हें मारना या घायल करना, ये भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मसमर्पण किए हुए शत्रु को मारना या घायल करना, इसको भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका असुरक्षित नागरिकों या शहरों या ग्रामों पर बम फेंकना, ये नहीं कर सकते हैं। सातवां, शत्रु के झंडे, पोशाक, चिन्ह या शांति के झंडे का दुरुपयोग, ये भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप क्या कहते हैं शत्रु का पोशाक पहन करके उसके मिलिट्री में ही घुस करके और उसके पूरे मिलिट्री वाले लोग को मार दीजिए। ठीक है, या उसका झंडा चुन करके और आप क्या कहते हैं उसके कैंप में घुस जाइए और उसका पूरे कैंप को उड़ा दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून से हर युद्ध लड़े जाते हैं। आठवां, कब्जे में आए हुए शत्रु को अपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को बाध्य करना। ठीक है, मतलब अगर आप किसी अपने शत्रु को अगर पकड़ लिए हैं तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो जो है सो आपके तरफ से अपने ही क्या कहते हैं देश से या अपने ही राज्य से जो है वो लड़े या उसके इंफॉर्मेशन को वहाँ से लड़े। ठीक है,
जैसे कि आपका रामायण काल में भी हम लोगों ने देखा था, विभीषण जो था, विभीषण को कभी राम जी ने बोला नहीं था कि क्या कहते हैं आप डायरेक्टली मेरी तरफ से लड़ो, ठीक है, कभी नहीं उसको बाध्य किया गया। तो ये परंपराएं जो है सो सदियों से चले आ रही हैं, जो आज भी क्या कहते हैं अपनाए जाते हैं। 9वां, जब तक सैन्य आवश्यकता ना हो तब तक शत्रु की संपत्ति का विनाश करना। मतलब जब तक आपका सैनिक के लिए आवश्यक नहीं हो तब तक आप शत्रु की संपत्ति को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको युद्ध में ला नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आपका हेग सम्मेलन 1907 के बारे में बात करेंगे जरा। स्थल युद्ध नियमों का विस्तार पूर्वक विवेचन है, लेकिन दोनों ही विश्व युद्ध में इन नियमों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में तो इन नियमों की पूर्णता धज्जी उड़ा दी गई। फेनविक के शब्दों में, द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी विस्तार विनाश लीला हुई कि हेग सम्मेलन द्वारा प्रतिबंधों का मजाक उड़ गया। शत्रु की संपत्ति बिना यह विचारे कि यह व्यक्तिगत या सार्वजनिक है जब्त कर ली गई। मतलब शत्रु का जो भी संपत्ति मिला, जो भी लैंड में मिला, वो सारी चीज़ों को जब्त कर लिया गया। ये भी नहीं विचारा गया कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, ये नहीं विचारा गया। रूस का बहुत बड़ा भाग बढ़ती हुई जर्मन सेना तहस नहस कर डाला। इससे अधिक विनाश लौटती हुई सेना ने किया। एक के बाद दूसरे राज्यों पर आक्रमण ने पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसआर्मामेंट कन्वेंशन, निशस्त्रीकरण अभिसमय 1930 के बारे में बात करेंगे। 1930 ईस्वी में इस अभिसमय को राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। इस अभिसमय के अंतर्गत हानिकारक जहरीली दमघोटू गैसों तथा घातक द्रवों का जिन्हें रासायनिक युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार बैक्टीरिया युद्ध को भी वर्जित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर से जिनेवा कन्वेंशन 1949। 1949 ईस्वी में जिनेवा सम्मेलन में कुछ नियम रोगी और घायल तथा युद्ध बंदियों के संबंध में बनाया गया। जैसे युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार, मैदान में घायल और बीमार सैनिकों की दशा में सुधार करना, युद्ध में घायल, बीमार और टूटे हुए जहाज के सैनिकों की दशा में सुधार, युद्ध के समय साधारण बंदियों की रक्षा, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में नियम बनाए गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बात किया गया है बीमार, घायल और मृतकों के संबंध में नियम, ठीक है। युद्ध में अगर कोई बीमार हो जाता है या घायल हो जाता है या मर जाता है तो उसके संबंध में स्थल युद्ध में क्या नियम बनाए गए हैं। जिनेवा अभिसमय 1949 के अनुसार युद्ध में बीमार और घायल सैनिकों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही युद्ध में भ्रमणशील अस्पताल पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका स्वागत किया जाएगा। मोटर या हवाई जहाज या रोगियों और घायलों की सुरक्षा के लिए व्यवहार में लाई जाने वाली गाड़ियों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। जिनेवा अभिसमय की धारा 15 और 16 में मृत सैनिकों पर प्रकाश डाला गया है। धारा 15 में कहा गया है कि युद्धरत राज्यों के मृत सैनिकों के शवों को छत विछत नहीं करना चाहिए, ठीक है। धारा 16 में कहा गया है कि युद्धरत राज्यों को बहुत शीघ्र सैनिकों की मृत्यु को पंजीकृत और रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। मृत सैनिकों की व्यक्तिगत वस्तुओं को
सुरक्षित रखी जानी चाहिए। ठीक है, जितना भी उसके पास पर्स हो, घड़ी हो, उस सबको सुरक्षित रखना चाहिए। मृत सैनिकों की शवों की पूर्ण परीक्षा की जाए और यह देखा जाए कि उनके बचने की कोई आशा तो नहीं। युद्ध में मरे एक दूसरे के सैनिकों का सभी राज्यों द्वारा सम्मान पूर्वक दाह संस्कार किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा था जब ये जो पिक्चर बनी थी एक सनी देओल की, ठीक है, बॉर्डर, तो उसमें देखा गया था कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको भी सम्मान पूर्वक जो है वो दफनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ दिखाया गया था। ये युद्ध के नियम है। मैं फिल्मों से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि तुरंत क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं उससे। अगर संभव हो तो उनकी शव उनके संबंधियों तक पहुँचा दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर वो देश जो है सो अपने शवों को लेना चाहे तो सम्मान पूर्वक दे देना चाहिए, और अगर वो लेने के लिए रेडी नहीं हो तो जिस तरीके से बॉर्डर पिक्चर में दिखाया गया था, सम्मान पूर्वक उन्हें जो है सो दफना दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सैनिक हैं और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दुनिया में कोई भी सैनिक हो उसके लिए हमेशा सम्मान रखना चाहिए। नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग प्रिजनर्स ऑफ वार, युद्ध बंदी के संबंध में नियम। जिनेवा अभिसम्मेलन 1929 और 1949 में युद्ध बंदी के नियम निर्धारित किए गए हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उन्हें युद्ध बंदी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए इस देश से कोई लड़ रहा है, लड़ते लड़ते इधर चला गया तो ये देश जो है सो उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो उसको युद्ध बंदी बोला गया, मतलब युद्ध के समय जिसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, युद्ध के समय जिसको बंदी बना लिया वो युद्ध बंदी हो गया। प्राचीन काल में युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था। रोमन युद्ध में इन्हें दास बनाया जाता था। ठीक है, रोम में जब युद्ध होता था तो इन सारे बंदियों को जो है वो स्लेव बना दिया जाता था, दास बना दिया जाता था। मध्य युग में युद्ध बंदियों के बदले पैसा लिया जाता था। ठीक है, कि हम आपके देश को आपके सारे लौटा देंगे, हमको इतना पैसा चाहिए। ठीक है, जिनेवा अभिसमय 1949 के अंतर्गत युद्ध बंदियों के व्यवहार पर निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, अब क्या विचार हैं 1949 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार वो हम लोग देखेंगे। इसमें मैंने कॉमा दे करके किया है, आप लोग 1 2 3 करके पॉइंट्स भी बना करके लिख सकते हो नोट्स में। ठीक है, तो पहला है युद्ध बंदियों की हत्या नहीं की जा सकती है, पहला। दूसरा है युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। तीसरा है उन्हें स्थानीय जनता से अपमानित होने से बचाना चाहिए। ठीक है, चौथा है आपका उन्हें मुफ्त चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका उन्हें स्वच्छ वातावरण में रखा जाए और खतरनाक क्षेत्रों में ना रखा जाए। नेक्स्ट है आपका उन्हें संरक्षण देने वाले राज्यों के समक्ष अपने दुखों को बताने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्हें न्याय दिया जाना चाहिए और वकील रखने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है अगर वे अनुशासन भंग करते हैं तो उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है। उन्हें व्यक्तित्व और जीवन का संरक्षण मिलना चाहिए। उनसे कोई ऐसा काम नहीं कराना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य पर आघात पहुँचे। सभी युद्ध बंदियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। काम करने वाले युद्ध बंदियों को वेतन मिलना चाहिए। उन्हें अस्वस्थ, खतरनाक और अनादरपूर्ण कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने परिवार से पत्र व्यवहार से संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कॉमा दे करके कर दिया है।
लेकिन आप लोग चाहिएगा तो 1 2 3 करके जो है सो आप पॉइंट बना करके इसको लिख सकते हो एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका युद्ध बंदी की मुक्ति। अब जो युद्ध में जो जिनको बंदी बनाया गया है उनकी मुक्ति के बारे में क्या नियम है, मैंने बहुत डिटेलिंग से नोट्स बनाया है, तो कृपया चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, करो। अभी मैं बोलते बोलते तो थक गया, लेकिन वैसा सपोर्ट हमको मेरे स्टूडेंट्स से नहीं मिल पा रहा है। युद्ध बंदी की मुक्ति। जिनेवा सम्मेलन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत युद्ध बंदी को मुक्त कर दिया जाता है। जो युद्ध बंदी अत्यधिक घायल या बीमार होते हैं उन्हें युद्ध के समय स्वदेश भेज दिया जाता है। ऐसे युद्ध बंदी जिनका मानसिक संतुलन बंदी हो जाने के कारण बिगड़ जाता है उन्हें किसी तटस्थ राज्यों में भेज दिया जाता है। उन्हें तभी वापस किया जाएगा जबकि बंदी बनाने वाला राज्य आज्ञा दे। मतलब जो राष्ट्र जो है बंदी बना लिया और उसका कोई सहयोगी राष्ट्र है वहाँ पर वो भेज दिया, ठीक है, भेज दिया, उसका बिगड़ गया था, इस वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया था इसलिए भेज दिया। लेकिन जब ये राष्ट्र के साथ युद्ध हो रहा था इस राष्ट्र का, तो इसको मान लीजिए लौटाना है, तो जब तक ई नहीं बोलेगा कि लौटा दो तब तक ये नहीं लौटाएगा, ठीक है। अगर युद्ध बंदी जेल तोड़कर भाग निकले तो वह स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। अगर युद्ध बंदी भाग गया तो भाग गया, उसके बाद वो स्वतंत्र है। अगर युद्ध बंदी मर जाए तो उसकी मृत्यु की तिथि, हुलिया तथा व्यक्तिगत वस्तुएं रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और उसकी सूचना उसके राज्य को दे दी जाती है। युद्ध और शत्रुतापूर्ण कार्य रुक जाने के बाद युद्ध बंदियों को उसी देश को लौटा दिया जाएगा जिस देश से वह युद्ध में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट रूल्स रिगार्डिंग एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति संबंधी नियम। पहला हम लोग बात करेंगे मूवेबल पब्लिक एनिमी प्रॉपर्टी, मतलब शत्रु राज्य की सार्वजनिक चल संपत्ति। इतना डिटेल नोट्स बुक्स में मिलना बहुत मुश्किल है अभी में। कृपया मेरे मेहनत को सपोर्ट करो आप लोग, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और लिखना ज़रूर कि आप किस कॉलेज से ये वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हेग सम्मेलन के अनुसार शत्रु राज्य की चल संपत्ति को लिया जा सकता है, उसके नगद रुपए, कपड़े, पेट्रोल, अस्त्र शस्त्र आदि जो सैनिकों के काम में आए उसको जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इमूवेबल पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब अचल सार्वजनिक संपत्ति। अचल संपत्ति तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि भू प्रदेश को अपने राज्य में नहीं मिलाया जाए, लेकिन वह धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं की अचल संपत्ति को नहीं ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, तो अगर युद्ध होगा तो ये मान लीजिए लाहौर तक पहुंच गया, तो यहाँ पर जितने भी पैसा होंगे, शस्त्र होंगे, वो जो चल संपत्ति है, जो मूवेबल है, जो इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको ले सकते हैं। लेकिन जो अचल संपत्ति है, मतलब जो मूव कर ही नहीं सकती है, यानी भूमि हुआ, तो उसको जब तक हम इस पार्ट को जो है अपने भारत में नहीं मिलाएंगे तब तक इसके अचल संपत्ति को हम कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और वो भी इसके अचल संपत्ति में से भी हम इसके जो धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान हैं उसको नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट मूवेबल प्राइवेट प्रॉपर्टी, चल निजी संपत्ति। हेग नियम के अनुसार धारा 23 के अनुसार वे सभी चल निजी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है जो युद्ध के काम में आए, ठीक है। इमूवेबल प्राइवेट प्रॉपर्टी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अचल निजी संपत्ति को किसी भी कीमत पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं ले सकते किसी भी स्थिति में। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष की बात करें,
तो उपयुक्त तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समय समय पर स्थल युद्ध के नियमों का निर्माण किया गया है। हेग सम्मेलन 1907 और जिनेवा अभिसमय 1949 में विस्तृत रूप से स्थल युद्धों के नियमों का निर्धारण किया है। जिनेवा अभिसमय के अंतर्गत कुछ ऐसे मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाया गया है जो स्थल युद्ध में साधारण व्यक्ति को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने की व्यवस्था करता है। जिनेवा अभिसमय की धारा 3 में कहा गया है कि इन नियमों को ऐसे संघर्षों में भी अपनाया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय चरित्र के नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चरित्र के जो नहीं है उसमें भी जो है सो इन नियमों को रखा जाएगा। ठीक है, ये जिनेवा अभिसमय की धारा 3 में कहा गया है। स्थल युद्ध के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन 2 विश्व युद्ध में इसकी उपेक्षा की गई है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भविष्य में युद्धरत राज्य इन नियमों को क्रियान्वित करे और उनको उचित सम्मान दे। मानव का कल्याण इसी में निहित है। आई होप आप लोगों को नोट्स से कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, और किस कॉलेज से देख रहे हो वो भी देना, और वीडियोस कैसा लगा वो भी देना। अभी तक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों का, आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। मैं राजदेव गुप्ता। आई होप वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ बेनिफिट मिला हो इस वीडियो से। मैं बेसिकली जो है एमए में एग्ज़ामिनेशंस में, यूजी के एग्ज़ामिनेशंस में लिखने के लिए नोट्स प्रोवाइड कराता हूं और बच्चों को समझने के लिए नोट्स प्रोवाइड कराता हूं इजी लैंग्वेज में, ताकि कोई भी टॉपिक को बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।